Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 फिजिक्स ग्रेविटेशन पार्ट 2. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव किया था. जो जिसको याद नहीं है फिर से बता दूं, क्या था, F equals to gmm/r², where g is the universal gravitation constant और उसका कुछ एक वैल्यू थी. ठीक है, उधर तक तो एक बार देख लो क्योंकि अभी वो जरूरत पड़ेगा तुमको कहीं कहीं. तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था जहाँ पे we have discussed one sum I think and rest of them I have given as homework, but most of you are telling me that you cannot do that. Then I will show it on the next class, that means Sunday live class में मैं दिखा दूंगा वो. फिर भी ट्राई करो थोड़ा खुद से अगर जितना तक हो सके, because as far as I know कि कैलकुलेशन पार्ट में ही थोड़ा दिक्कत हो रहा है, because गिवन वगैरह तो सब इजी है, सिर्फ प्लॉट करना है. ठीक है ना. सो मैंने बोला था सब लोगों को केपलर्स लॉ के बारे में बोलने के लिए, सिंस यू डिड नॉट मेंशन एनी ऑफ यू एंड आई थिंक दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं स्किप करूंगा बिकॉज मोस्ट स्कूल में नहीं कराता है वो सब. और तुम लोगों का भी एक कुछ येलो कलर का बॉक्स में लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो एक चीज बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है कि नहीं, बताओ. Among all the forces, gravitational force is said to be the weakest force. ठीक है, अभी और एक तुम अगर उसका एक प्रॉपर्टी बोलोगे, प्रॉपर्टी या फिर एक इंटरेस्टिंग बात कि हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन बीच में रहता है और चारों तरफ दूसरा प्लेनेट घूमता रहता है. सो ये कौन सा फोर्स है जिसको इसने बाइंड करके रखा. ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर ट्रैक में ये घूमता है, ऐसा ही है, मतलब it follow a particular track जहाँ पे ये हर वक्त घूमता रहता है, all the planets. तो who is responsible for holding them together? It is the gravitational force. ठीक है, ये gravitational force ही क्या करता है, उसका एक particular distance maintain करने में help करता है. ठीक है, so ये एक चीज है तुम लोगों को जानने का. नेक्स्ट तुम्हारा जाते हैं हम लोग पेज नंबर 86 में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. देखो पहला जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो इसके साथ बहुत सारा लिंक है. इनफैक्ट फिजिक्स का हर एक चैप्टर और एक चैप्टर के साथ लिंक है. ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में कैसा लिंक है. देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये भी न्यूटन ने दिया था, ग्रेविटेशन भी न्यूटन ने ही वो डिस्कवर किया था. तो ये हम लोग बोल सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. अगर किसी को याद नहीं है तो वो देख लो वीडियो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था. कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर तुम फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब वो रिएक्शन देगा, एक्शन का हर एक एक्शन का तुमको ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा. राइट, तुम अगर वॉल पे घुसा मारते हो देन यू विल गेट हर्ट आल्सो. ठीक है, बट द क्राइटेरिया इज द एक्शन एंड द रिएक्शन विल डिपेंड और एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज. राइट, तुम अगर इवन इफ यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर एबल टू स्टैंड, बिकॉज ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन. तुम्हारा जो वेट है दैट इज योर एक्शन एंड ground is giving you reaction, and since they are balanced, that is why you are standing in this position. Right, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसका क्या रिलेशन है. देखो, even a falling object attracts towards the earth. देखो कोई भी एक स्टोन को या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर तुम छोड़ दोगे तो अर्थ ही उसको अट्रैक्ट करेगा. राइट, then when the object, say the stone is dropped from a height, it gets accelerated and falls towards the earth, and we say the stone comes down to the gravitational force of attraction exerted by the earth. तो देखो सिंपल सा फंडा है कि एक स्टोन को अगर तुमने ऊपर से छोड़ दिया वो ग्राउंड में आके हिट करेगा, ये तो जाहिर सी बात है. बट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स. राइट, तो ये हम लोग अर्थ को एक ऑब्जेक्ट मान लो और ये स्टोन और एक ऑब्जेक्ट है, तो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट ना. मतलब यहाँ से अगर फोर्स ऊपर से आ रहा है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर आना पड़ेगा. ठीक है, तो सिंपल सा बात ये है. क्वेश्चन पूछा कि नाउ इफ द स्टोन आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ
then why don't you see the earth moving towards the stone? सिंपल सा बात सोचो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर नॉलेज आल्सो, कि तुमने एक स्टोन को छोड़ दिया यहाँ से, सपोज ये स्टोन है, मैंने इसको छोड़ दिया, ये नीचे गिरेगा, फाइन, देन व्हाई डोंट आई सी कि देखो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये तो पता है। तो अगर अर्थ को मतलब स्टोन को अर्थ खींच रहा है उसकी तरफ, तो स्टोन क्यों अर्थ को खींच नहीं पा रहा है? क्वेश्चन तो नॉर्मली है, समझ में आया नहीं? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन होना पड़ेगा। तो अगर स्टोन ने फोर्स एक्सर्ट किया अर्थ के ऊपर, तो अर्थ भी स्टोन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट? ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो तुमने अगर फोर्स दिया, मतलब एक स्टोन ने अगर फोर्स एक्सर्ट किया अर्थ पे, तो अर्थ शुड आल्सो एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द अर्थ ऑन द स्टोन, राइट? तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टोन हम लोग क्यों जाते हैं नीचे की तरफ, अर्थ के ऊपर की तरफ नहीं आता है स्टोन की तरफ। इसका एक सिंपल लॉजिक है, समझ में आया ना बात? क्वेश्चन है कि इफ अर्थ एंड स्टोन exert equal force on each other, then why don't we see the earth moving towards the stone and we see the stone moving towards earth? हम लोगों को लगता है कि अर्थ स्टेशनरी है, राइट? हम लोग जब घर में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, तुम्हारा घर मूव कर रहा है ऐसा फील होता है? नहीं होता है। तो हम लोग क्यों स्टोन को नीचे की तरफ जाने के देखेंगे, अर्थ क्यों नीचे से ऊपर नहीं आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ को भी थोड़ा लाना होगा। What does Newton's second law say? We know कि F equal to m into a होता है, right? ठीक है, तो A equals to क्या होगा? F by m, m को नीचे लेके आओ तो A होगा। So what we can write A equal to F by m। देखो अभी हम लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल, this force is nothing but our gravitational force। तो ये तो मान लो फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है अर्थ सब चीज को एक ही फोर्स में पुल करता है, तो ये कांस्टेंट। तो ये हो गया क्या? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब एक्सीलरेशन और मास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ कंपेयर्ड टू अर्थ, ये अर्थ है और ये एक स्टोन है, तो तुम सोचो स्टोन का मास क्या होगा? बहुत ही कम होगा एज कंपेयर्ड टू अर्थ के हिसाब से स्टोन का बहुत छोटा मास होगा। तो सिंस द मास इज वेरी लो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? बहुत हाई होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं? स्टोन इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, राइट? क्यों देखते हैं? बिकॉज़ स्टोन हैज अ स्मॉलर मास, तो इस एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा और उसको वी कैन सी एक्चुअली द स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है? अभी आते हैं अर्थ में। अर्थ का मास क्या है कंपेयर टू स्टोन? बहुत बहुत ज्यादा है। तो सिंस इसका मास बहुत ज्यादा है, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? एकदम मिनिमम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम लोग सिंस द अर्थ हैज अ लार्जर मास, इसलिए हम लोग अर्थ को स्टोन की तरफ ऊपर जाते हुए नहीं देखते, बिकॉज़ इट्स एक्सीलरेशन इज वेरी स्लो। एक्सीलरेशन एकदम कम होगा, मतलब तुमको दिखाई नहीं देगा कि कितना ये मूव हो, ठीक है? सो साइंस हमको या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ और सेकंड लॉ और ग्रेविटेशन मिला के ये पूरा बात हुआ, ठीक है? समझ में आया? इज इट क्लियर? क्वेश्चन आएगा, why does the stone fall towards earth, not the earth goes towards the stone? If equal and opposite force exert each other, तो क्या होना चाहिए था? ये जितना नीचे आएगा फोर्स से, ये भी उतना फोर्स से ऊपर जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो ये क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द मास, बिकॉज ऑफ द मास का बात है। एज कंपेयर्ड टू द स्टोन, अर्थ हैज अ हायर मास, so that is why its acceleration is very less. Since its acceleration is less, so we do not see the earth moving towards stone. लेकिन as compared to earth, stone has a higher mass, smaller mass, तो इसका मास स्मॉल है, मतलब एक्सीलरेशन हाई है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो बहुत नीचे तक, मतलब we can see the stone falling towards earth, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन का आंसर? तो ये अच्छे से लिख लेना कॉपी में और मुझे भेज देना, ठीक है? Now we are going to discuss a new topic called free fall. फ्री फॉल मतलब क्या है? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुमने ऐसे ही छोड़ दिया ऊपर से, ठीक है, सो ऑब्वियसली क्या होगा? वो नीचे की तरफ आएगा। जब वो तुमने कुछ फोर्स अप्लाई किया है क्या? व्हाट यू हैव डन? जब देखो मैंने अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर ऐसे ऊपर मारा, सो दैट मींस व्हाट? आई हैव अप्लाइड सम फोर्स, दैट इज व्हाई इट गोस अप अपवर्ड, ठीक है?
लेकिन जब उसको तुमने नीचे छोड़ा, क्या तरीका है? एक है तरीका ऐसे करके तुम छोड़ दो, ठीक है, विदाउट एनी फोर्स, मैंने कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया, इसको ऊपर से छोड़ दिया। अनदर वे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे इसको छोड़ सकता हूँ। व्हाट आई हैव डन, आई हैव गिवन और अप्लाइड सम फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ताकि वो नीचे की तरफ आए, ठीक है। इन द फर्स्ट केस जहां पे मैंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया था, दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉल बॉडी। मतलब कोई भी एक हाइट से, सपोज यहाँ पे तुम हो, ठीक है, यू आर एट सर्टेन हाइट, यहाँ से तुमने किसी एक ऑब्जेक्ट को, स्टोन को यहाँ से ऊपर से फेंक दिया, कैसे? बाय कीपिंग इट लाइक दिस, ठीक है। तो वो स्टोन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, इसके ऊपर तुमने कोई फोर्स एक्ट नहीं किया। किसने एक्ट किया इसके ऊपर? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ। मतलब जब तुम स्टोन को ऊपर से छोड़ोगे, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स दे विल अट्रैक्ट द स्टोन टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो फ्री फॉल मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऐसे ही छोड़ देते हो, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सच काइंड ऑफ फॉलिंग बॉडी आर कॉल्ड फ्री फॉल बॉडीज, ठीक है। समझ में आया फ्री फॉल बॉडी क्या है? देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन बुक में है, तो तुम लोग यहाँ पे लिखो प्रॉपर डेफिनेशन। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द फ्री फॉल। कोई भी अलग फोर्स एक्ट नहीं होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जब कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, व्हेन यू लीव इट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, एंड दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। समझ में आया फ्री फॉल क्या है? सपोज छत पे हो, ऐसा करना मत, छत पे हो, तुमने किसी ने पीछे से धक्का दिया तो वो गिर जाएगा, so that is not of the gravitational pull, right? वो free fall body नहीं होगा, क्यों? क्योंकि somebody has applied some force on the object, on the body, right? लेकिन किसी ने अगर आत्महत्या कर लिया, if someone has done some suicide by छत से जंप करके, तो ऐसे जब तुम fall करोगे, so nobody has applied force on you, right? Nobody has applied force on you, that means what? That is a free fall body. तुम जब ऊपर से गिरोगे, ओनली ग्रेविटी तुमको नीचे की तरफ पुल करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट द फ्री फॉल बॉडी, ठीक है। या फिर देखो ऐसा एक डायग्राम दिया है अच्छे से, ये वाला डायग्राम, जहाँ पे एक पैराशूट से, वो बंजी जंपिंग बोलते हैं शायद उसको, वो किया है। तो जब ऊपर से तुमने जंप किया, दैट मींस ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज पुलिंग यू टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो ये है फ्री फॉल। या फिर तुम छत पे उठा, छत पे उठ के एक स्टोन को ऐसे फेंका, ऐसे विदाउट एनी फोर्स, तब क्या होगा? वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, सॉरी फ्री फॉल बॉडी होगा। तो अभी बात है कि फ्री फॉल बॉडी जो अर्थ, सपोज मान लो दो स्टोन लिया, एक है स्टोन है 5 kg और एक स्टोन है सपोज 15 kg, दोनों को एक साथ में ऊपर से छोड़ दिया, एक हाइट से एक साथ में अगर छोड़ते हो, so which one do you think will come and hit the ground first? ठीक है, तुमने अगर बोला कि ये 15 kg होगा शायद, but this is the wrong answer. अगर तुमने बोला कि 5 kg है, वो भी wrong है। क्या होगा आंसर? They will hit the ground at the same time if you leave them from the same height. ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ से छोड़ा और एक यहाँ से छोड़ा, तब नहीं होगा, एक हाइट से छोड़ने से, ठीक है। Why? Because अर्थ जो खींचता है ना उसकी तरफ, ग्रेविटेशनल जो पुल है नीचे की तरफ, वो पार्शियल नहीं है कि जो मोटा होगा उसको ज्यादा पुल करूंगा और जो चिकना होगा उसको ज्यादा पुल नहीं करूंगा, दैट इज नॉट द केस। अर्थ पार्शियलिटी नहीं करता है। अगर मैं जंप करता हूँ और से मृण्मय जंप करता है, ऑब्वियसली आई एम हेवियर, तो मुझे क्या होना चाहिए था? नीचे जल्दी गिरना चाहिए था, बट नो, वी विल हिट द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, ठीक है। सो याद रखना, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पे ये लिख के फिर एक नोट लिख के रखो कि द ग्रेविटेशनल पुल does not depend on the mass of the body, does not depend on the mass of the body, ठीक है। मतलब हैवी बॉडी है या फिर लाइटर बॉडी है, they will hit the ground on the same time, ठीक है।
अभी ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इफ दे टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसका मतलब क्या है, दोनों का क्या सेम होगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड, ये ऊपर से जब गिरेगा वी विल सी कि एवरी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, जितना ही हाइट वहां से नीचे आएगा ना उसका एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी विल इंक्रीज। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। सो दो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, दे विल हैव इक्वल एक्सीलरेशन, बोथ द ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख दो, both the object will have same acceleration, ठीक है, सेम एक्सीलरेशन होगा, इसीलिए वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज व्हाई दे विल हीट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन का बात हो ही गया है तो अभी आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर से फेंका, ठीक है, फेंका मतलब फ्री फॉल बॉडी है, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इंक्रीजेस, राइट। देखो वेलोसिटी इंक्रीज क्यों करेगा, ऊपर से जब बढ़ेगा इट इज द एकदम जब ग्राउंड में टच होगा उसके जस्ट एबव उसका सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। सपोज तुमने एक अगर छोटा स्टोन भी है, अगर तुमने मान लो फर्स्ट फ्लोर से तुमने स्टोन गिराया, सपोज ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर और ये है थर्ड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर से किसी ने अगर स्टोन फेंका तुम्हारे सर पे अगर फेंका तो तुमको उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन जब सेकंड फ्लोर से कोई अगर स्टोन फेंकेगा तो थोड़ा दर्द होगा, और जब थर्ड फ्लोर से कोई फेंकेगा स्टोन तो वो ज्यादा वो होगा, इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक आते पे उतना एक्सीलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी थोड़ा होगा और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या होता है, सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहता है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, इक्वली इंक्रीमेंट करता है एवरी सेकंड पे, ठीक है। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल g। याद है कैपिटल G क्या था, वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है स्मॉल g दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या है कि अर्थ को जब तुम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तुम ऐसे ही छोड़ दोगे फ्री फॉल बॉडी में तो दे विल अटेन अ सर्टेन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से उसका एक्सीलरेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मैंने बोला कि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो चाहे वो 5 kg का ऑब्जेक्ट है या फिर 15 kg का ऑब्जेक्ट है, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एंड इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है कि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये एक्सीलरेशन ही है, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज व्हाई द नेम इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो प्रॉपर डेफिनेशन है तो वो तो लिखना है तुमको। देखो यू विल फाइंड इन पेज नंबर 88, when an object is dropped from certain height a uniform acceleration is produced by the gravitational pull of the earth, and this acceleration does not depend on the mass of the falling object। मैंने बोला कि जब तुम उसको छोड़ोगे ऊपर से वो 5 kg है या 15 kg है, it will not depend, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, उसका एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। The uniform acceleration produced by the freely falling body due to gravitational force on earth is known as acceleration due to gravity। तो ये तुमको लिखना है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, इट इज डिनोटेड बाय, वो सब लिख के ऐसे लिखना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g और कैपिटल G, पहले तो वो लिखना है कि स्मॉल g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग लिखते हैं कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से तुम छोड़ते हो, एक स्टोन को या फिर पेन का कैप को या फिर फेदर को, कुछ भी, एनीथिंग, द अर्थ विल अट्रैक्ट विद द सेम acceleration and that acceleration is
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी जितना है, नेक्स्ट पॉइंट 9.8 बढ़ेगा वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी 9.8 बढ़ेगा। हर सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड करके इंक्रीज होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड में जाएगा हर सेकंड में। सो दैट इज व्हाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 81 89 में एक बॉल दिया है, देखा, जहाँ पे बॉल का वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एवरी सेकंड पे। कितना इंक्रीज होगा 9.8 करके। तो क्या बोला, when a body is dropped freely it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square, and a body when it is thrown vertically upwards it undergoes a retardation of 9.8 meter per second square। जब मैंने सपोज ये पेन का कैप को ऊपर अगर जब मारा ऐसे, तो एक पॉइंट पे जाके वो क्या होगा, स्टॉप होता है, फिर आता है ना, तो स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज कितना करके होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो सिंस इट इज डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या फिर एक्सीलरेशन का नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, सिंस द वेलोसिटी डिक्रीजेस एट एवरी सेकंड। ठीक है, जब नीचे फेंकोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, जब ऊपर मारोगे तो एक पॉइंट पे जीरो होगा, लेकिन जीरो होने के पहले वो 9.88 करके घटेगा। ठीक है, तो रिटार्डेशन होगा -9.8, रिटार्डेशन नहीं, एक्सीलरेशन होगा -9.8 या फिर रिटार्डेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो हम लोगों को तो स्मॉल जी पता चल गया क्या है, कैपिटल जी क्या है वो भी पता चल गया। अभी लेकिन हम लोगों को उन दोनों का रिलेशन निकालना है। ठीक है, कभी-कभी आता है एग्जाम में कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो वो क्या लिखोगे, पहले तो हम लोगों को दो चीज सेपरेट कर लेते हैं। स्मॉल जी क्या है, फिर से एक बार रिमाइंड करा दो, स्मॉल जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये तो मान लो कि ये कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या जो मिला था 6.67 इनटू समथिंग वो वाला। तो हम लोगों ने क्या किया, let a stone of mass m is dropped from a distance r from the center of the earth of mass capital M। मतलब एक ये सपोज हम लोगों का अर्थ है, ठीक है, वहां से तुमने एक स्टोन ड्रॉप किया टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सच दैट इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, डिस्टेंस आर है, मतलब रेडियस आर है स्टोन से लेके सेंटर ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, और ये जो स्टोन है उसका मास हम लोगों ने कैपिटल एम स्मॉल एम पकड़ लिया क्योंकि ये छोटा है, और अर्थ का मास हम लोगों ने कैपिटल एम पकड़ लिया। ठीक है, तो डायग्राम, ट्राई टू डू डायग्राम बिकॉज़ दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस व्हाटएवर आई हैव रिटन। देन द फोर्स एक्सर्टेड, देखो फोर्स एक्सर्टेड वाज गिवन बाय, तो ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो, F इक्वल्स टू G m बाय r स्क्वायर। ठीक है, फोर्स मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, G तो पता है क्या है, G, वेयर G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरा लिखना तुम लोग, मैंने ऐसे छोटा लिखा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि F इक्वल्स टू m इंटू a। ठीक है, बट हम लोग क्या लिखेंगे, द एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल बॉडी। देखो हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ऑफ मास को ऐसे ऊपर से फेंक दिया ना, तो ये फ्री फॉल बॉडी हुआ कि नहीं, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा ये क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। दैट मींस वी हैव टू रिप्लेस a by g, क्योंकि ये फ्री फॉल बॉडी है, तो क्या लिखोगे, द एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल बॉडी इज g, which is क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग इसको लिखेंगे therefore F equals to m into g हो जाएगा, a के जगह एक्सीलरेशन के जगह हमने क्या लिखा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा। ठीक है, अल्टीमेटली बात सेम ही है, तो इसको इक्वेशन 2 दे दिया। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2,
ये भी थोड़ा ज्योमेट्री पार्ट हो गया ना 1 and 2। तो देखो इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम फोर्स ही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, मतलब दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, मतलब रहेगा क्या g m by r square equals to m into g, small m into g। तो small m get cancel, ठीक है। तो कैपिटल स्मॉल g अगर इस तरफ लेके आते हो तो क्या होगा, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M by r square, ठीक है। So that is nothing but the relation between small g and capital G, ठीक है। G equal to gm by r square, where m is the mass of the earth and r is the radius of the earth, ठीक है। अगर तुमको पूछे कि g का वैल्यू निकालो, g का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो कैसे आएगा वो भी हम लोग दिखा देते हैं। तो we know अगर रिलेशनशिप बोले कि स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन, तो इतना तक कंप्लीट योर आंसर। लेकिन अगर बोले कि तुमको g का वैल्यू निकालना है अर्थ के लिए, ठीक है, तो g क्या है, कैपिटल G क्या है हम लोग का 6.67 into 10 to the power कितना था -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल m कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये तो हम लोगों ने पहले ही किया था कुछ सम पे, तो वो होता है 6 into 10 to the power 24 kg, ठीक है। और r मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, वो भी क्या है हम लोगों को पता 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, ठीक है। तो ये तीन अगर इंफॉर्मेशन पता है तो g का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर g इक्वल्स टू, g की जगह लिखो ये 6.67 into 10 to the power -11 into m की जगह 6 into 10 to the power 24 r square, मतलब 6.4 into 10 to the power 6 होल स्क्वायर। इसको टेंशन मत लो, इसका कैलकुलेशन तुमको करना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख दो, ये करने से आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तुम लोगों का सुविधा के लिए मैं डायरेक्ट किया, मतलब किया, दिखाया नहीं कैसे हुआ, ठीक है। जस्ट याद रखना अगर कोई पूछे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है वैल्यू, तो दिस इज द होल प्रोसीजर, ठीक है। पहले g और g का रिलेशन निकालो, फिर वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज़ अर्थ का हम लोगों को सब कुछ पता ही है, तो पुट करने से हम लोगों को g का वैल्यू मिलेगा ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी-कभी तुम लोगों को न्यूमेरिकल में 9.8 की जगह 10 भी ले सकते हो, ठीक है, अगर बोल दिया है तो, ठीक है। समझ में आया तक? समझ में आया ना? ओके। नाउ अभी हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज में आएंगे, जहां पे लास्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन क्या है। अभी अगर तुम यहाँ से ध्यान देते हो, और एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पे g इक्वल्स टू कैपिटल G m by r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो g का वैल्यू, ये स्मॉल g का वैल्यू की क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। एक है तुम्हारा स्मॉल g के ऊपर डिपेंड करेगा, m के ऊपर डिपेंड करेगा और r के ऊपर डिपेंड करेगा, r स्क्वायर मतलब r के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन देखो स्मॉल कैपिटल G का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m मतलब क्या था, मास ऑफ द अर्थ। अभी सोचो अर्थ का मास का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या फिर वो भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ओनली थिंग दैट इट विल डिपेंड इज डिपेंडिंग ऑन द रेडियस, मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो हम लोगों ने वैल्यू किया या फिर हम लोगों ने जो किया वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा देर पहले जो ये निकाला, वहां पे क्या दिया था, अर्थ ये सरफेस में था स्टोन, इसीलिए हम लोगों ने स्टोन से अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस को r माना था, ठीक है। अभी तो तुम बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नोट नंबर 1 क्या लिखोगे, सिंस नंबर 1 क्या लिखोगे, सिंस g and m are fixed, are constant, therefore small g depends on r, ठीक है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी या फिर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अभी देखो यहाँ पे एक चीज है,
जैसे g का वैल्यू, कैपिटल G का वैल्यू हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है, 6.67 into 10 to the power कुछ भी था वो 10 to the power -11 हाँ। लेकिन स्मॉल g का वैल्यू इट इज ऑल्दो 9.8 हम लोगों ने निकाला, लेकिन वो वेरी करता है। द वैल्यू ऑफ g इज नॉट सेम इन ऑल द प्लेसेस। तो ये एक नोट में रख दो। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g is not same at all the places of earth। ठीक है, अभी तुम पूछोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे पॉसिबल, मैं दिखाता हूं। ठीक है, एक चीज बताओ मुझको, अर्थ क्या गोल है? हाँ सर गोल है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि थोड़ा तो तुमने पढ़ा था कि अर्थ इज नॉट एंटायरली स्फेरिकल, तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, चैप्टा, व्हाट डज चैप्टा कॉल इन हिंदी, आई डोंट नो। द अर्थ इज नॉट परफेक्टली अ स्फीयर, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, थोड़ा ऐसा टाइप का होता है जहाँ पे नीचे और ऊपर में थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है। ठीक है, मतलब ये अगर सेंटर मान लेते हो तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, और आई डोंट सी एनी अदर कलर पेन, रुको मिला मुझे, और ये है, देखो तुम वो बताओ अभी सेंटर से इसका डिस्टेंस ज्यादा है या फिर इसका डिस्टेंस ज्यादा है? ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस ज्यादा है। और ये जो पार्ट्स हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला रहता है और नीचे वाला रहता है, वी कॉल देम एज व्हाट, पोल्स। ठीक है, और ये जो कॉर्नर्स, मतलब ये इस साइड में और इस साइड में जो दोनों पार्ट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है ना, ज्योग्राफी तो पढ़ा ही होगा ना ये सब। तो पोल्स में क्या रहता है, सिंस द रेडियस, देखो रेडियस इज, देखो अभी हम लोग ये दोनों को तो कांस्टेंट ले लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। मतलब रेडियस जितना कम होगा या फिर डिस्टेंस जितना कम होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही क्या ज्यादा होगा। तो हम लोग थर्ड पॉइंट जो लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड नोट क्या लिखेंगे, एट द पोल्स। एट द पोल्स में अभी देखते हैं क्या होता है। पोल्स में देखो ये डिस्टेंस, द रेडियस इज स्मॉलर, ये डिस्टेंस थोड़ा कम है किससे, एज कंपेयर्ड टू इक्वेटर। तो सिंस r इज लेस, तो अगर r लेस है तो मतलब क्या होगा, g का वैल्यू इज हाई, तो देयरफॉर स्मॉल g इज हाई या फिर मोर। ठीक है, ये है नंबर ए पॉइंट। और नंबर बी पॉइंट, एट द इक्वेटर। इक्वेटर में क्या होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस से ये बड़ा होता है, रेड कलर, ये बड़ा होता है, मतलब एज सिंस r इज मोर, अगर r ज्यादा है तो g क्या होगा, कम होगा, so therefore small g is less। मतलब ये दोनों चीज से कंबाइन करके हम लोग क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ g, यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ g इज नॉट सेम एट ऑल द प्लेसेस। द वैल्यू ऑफ g इज मोर, कहाँ पे ज्यादा होगा, एट द पोल्स। एट द पोल्स ज्यादा होगा g का वैल्यू, एंड g का वैल्यू लेस कहाँ पे होगा, एट द इक्वेटर, एंड इट इज लेस एट द इक्वेटर। ठीक है, ये वाला चीज दिमाग पे ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाला समझ में आ गया तुमको। अभी देखो, अगर मैं मान लूं कि अर्थ का सरफेस पे वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकंड, सो एज वी गो अबव द अर्थ, अगर अर्थ से ऊपर जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, और बढ़ जाएगा, तो g का वैल्यू क्या होगा, और डिक्रीज करेगा। तो नोट नंबर 4 क्या लिखोगे, as we go above the surface of the earth, above the surface of earth, value of g decreases
मतलब यहाँ से जितना तुम ऊपर उठोगे अर्थ से, आउटर स्पेस पे अगर जाते हैं तो दिखाई देता है ना, ग्रेविटी जीरो हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। मतलब व्हाई? बिकॉज ऑफ द रीजन दिस कि रेडियस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। ठीक है, ये ठीक है, मान लिया। अभी देखो पॉइंट नंबर 4 एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पॉइंट नंबर 4 लिखना है, दिस पॉइंट नंबर 5, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज देखो ऐसा लॉजिक से अगर तुम लगाओगे तो अर्थ के अंदर जब जाओगे, इफ यू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो g का वैल्यू, r का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, r का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो g शुड बी हाई ना। बट ऐसा केस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी नहीं चाहिए, जस्ट याद रखो इफ यू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब ऐसे अंदर में जाते हो, तब भी क्या होगा, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना कि इफ वी मूव towards the center of earth, अगर अर्थ का सेंटर में चले गए तो then also the value of g decreases। ठीक है, ये वाला चीज याद रखना, जब अंदर जाओगे तब भी वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होगा and the value of g is 0 at the center of the earth। मतलब तुम यहाँ से सरफेस से जब ऊपर जाओगे तब भी वैल्यू मतलब डिक्रीज होता जाएगा g का वैल्यू, जब यहाँ से अंदर के तरफ जाओगे अर्थ का, then also the value will go on decreasing। लेकिन जब तुम सेंटर में रीच करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सीलरेशन मतलब g का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सेंटर में। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा तो देखने से पता चलता है कि हाँ ये ऊपर जाने से डिक्रीज होता है तो अंदर जाने से इंक्रीज ही होना चाहिए था, बट इट इज नॉट द केस। क्यों नहीं है वो नहीं चाहिए, अभी के लिए याद रखो कि जब मतलब इफ यू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज एंड व्हेन यू रीच द सेंटर द वैल्यू ऑफ g बिकम्स 0। ठीक है, समझ में आया तक? अभी हम लोग आते हैं सैंपल प्रॉब्लम 1 ऑफ पेज नंबर 91। देखो क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अभी क्या बोला मैंने कि स्मॉल g का वैल्यू अलग-अलग जगह पे डिपेंड करता है, इक्वेटर पे अलग होता है, पोल्स पे अलग होता है। ठीक है, तो अर्थ में जितना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली मून में उतना नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से मून का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एज द रेडियस इंक्रीज और द डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोला कि g कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्मॉल g, तुमको g निकालना है, किसके लिए, मून के लिए। मास ऑफ द मून पता है, मतलब कैपिटल M यू नो, गिवन या फिर गिवन लिखा है, कैपिटल M कितना है 7.4 into 10 to the power 7.4 into 10 to the power 22 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ द मून r क्या है तुम्हारे पास 1740 किलोमीटर, 1740 किलोमीटर। ठीक है, इसको मीटर पे लेके आओ, मतलब 1740 into 10 to the power 3 मीटर, तो 174 into 10 to the power कितना हो जाएगा 3 और एक 4 मीटर। ठीक है, और g पता है तुमको, कैपिटल G तो सेम रहेगा 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अभी g का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो हम लोगों को स्मॉल g और कैपिटल G का भी रिलेशन एक फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे। तो स्मॉल g इक्वल्स टू क्या था, कैपिटल G m/r²। तो कैपिटल G क्या है 6.7 into 10 to the power -11 into m क्या है 7.4 into 10 to the power 22, r क्या है 174 into 10 to the power 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने टेक्निक बताया 6.7 into 7.4 by 174 into 174, ये सामने रख देते हैं, this into this
और 174 into 174 sin स्क्वायर। अभी 10 का पावर एक साथ ले आता है तो 10 to the power -11 into 10 to the power 22 और यहाँ पे क्या होगा 10 to the power 4 to the 8। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन करो खुद से कि ये दोनों तुम मल्टीप्लाई करो। 67 into 74 है और यहाँ पे 174 into 174 और हम लोगों ने ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को नीचे ले आने से क्या हो जाएगा 67 by 10 74 by 10 वो 10 पावर नीचे लेके आया इनटू ऊपर क्या हो जाएगा 22 minus 11 मतलब 11 और 10 to the power 8। ठीक है, तो हो गया 67 into 74 by 174 into 174 और ये जो 10 to the power 2 हो जाएगा ना 10 स्क्वायर और यहाँ पे 10 पावर 8 है मतलब 10 to the power 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 11, यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 10 क्योंकि ये 10 into 10 100 मतलब 10 स्क्वायर और 10 पावर 8 नीचे नीचे मल्टीप्लाई होने से ऐड होता है तो 10 to the power 10 तो रहेगा क्या 67 into 74 by 174 into 174 into 10 to the power 1 11 है और यहाँ पे 10 है मतलब क्या होगा माइनस होने से 10 to the power 1। तो इसका कैलकुलेशन खुद से करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो फिर डेसिमल में लेके आओ और यहाँ पे एक काम करो नहीं तो 174 into 174 करो और यहाँ पे जितना होगा into 10 मतलब 67 into 740 कर दो 10 into 74 मतलब 740 तो ऊपर ये और नीचे तो इंटू करो डिवाइड करो। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन इजी कर दिया तुम लोगों के लिए। ठीक है, सिर्फ दो ही काम करना है, एक तो मल्टीप्लाई करना है एक डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सैंपल प्रॉब्लम। अभी देखो एक चीज बता दूं, ये जब तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा अराउंड 1.63। ठीक है, तो हम लोगों ने जो देखा ये क्या निकाला स्मॉल जी ऑफ व्हाट स्मॉल जी ऑफ मून निकाला। तो एक चीज एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो मून का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ये वो कितना होगा 1/6 ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का होता है 9.8 ये होता है 1.63 तो इसका क्या होता है 1/6 होता है। ये याद रखना, ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट भी है जो जहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि वो 1/6 है। अभी के लिए जस्ट याद रखो कि सपोज अर्थ में तुम्हारा 60 है तो मून में जाके वो 1/6 हो जाएगा मतलब 6 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो 9.8 है अर्थ का, इसको अगर 6 से डिवाइड करते हो तो 1.63 अराउंड आएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रखना। अच्छा, अभी एक चीज हम लोगों को जानना है, एक नोट में लिखोगे क्या इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी। इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी। ठीक है, देखो ये पहला वाला चैप्टर का ही रिवीजन है तो वो जैसा ही सेम ही रहेगा सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था 1 2 3 तीन मोशन था। एक था v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, लेकिन जो फ्री फॉल बॉडी के लिए होगा सिर्फ यू रिप्लेस a विद द हेल्प ऑफ g क्योंकि हम लोग फ्री फॉल बॉडी में एक्सीलरेशन तो हम लोग खुद से नहीं देते, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अभी के लिए जो सब फार्मूला हम लोग या फिर न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे a की जगह g रिप्लेस करेंगे। सो द न्यू फार्मूला विल बी व्हाट v इक्वल्स टू u प्लस gt, सिर्फ ये चेंज आएगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और नंबर 3 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। ठीक है, we will use these formulas to solve this kind of question जो अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा एक चीज बता दूं कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा होगा नोट एक लिख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है इफ इट इज
फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड मोशन, तब g का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे व्हेन इट इज फॉलिंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। और नंबर 2, जो अगर एक क्वेश्चन है जहां पे अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऐसा अगर बोला तो नीचे से जब ऊपर जाएगा स्टोन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, मैंने पहले भी बोला। तो g का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। ये वाला चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एनीवेज मैं जो बोला फिर से बोल रहा हूं, देयर इज नो होमवर्क फॉर यू टुडे। सिर्फ एग्जाम सैंपल प्रॉब्लम 1 से लेके 92 पेज नंबर पे सैंपल प्रॉब्लम 1 से लेके 4 तक अगर कर सकते हो तभी करो, देयर इज नो प्रेशर। अगर जितना तक समझाया उसको समझ गए हो और फॉर्मूलाज तो मैंने सिखा दिया, सिर्फ एक ही जगह g रिप्लेस करना है, उसी से हिसाब से अगर मोस्ट ऑफ यू कैन डू, आई नो, बट अगर इफ यू कैन नॉट डू दिस मच देन लीव इट, आई विल शो इट इन द नेक्स्ट क्लास एनीवेज, ठीक है। मैं दिखा दूंगा वो, और ठीक है, इतना तक ही। नाउ आई एम गोना गो एंड एडिट यू अप एंड अपलोड यू। सो अगर वीडियो पसंद आ गया है लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये फ्री है, ऐसे कोई जुर्माना नहीं लगता, तुमको कोई पेनल्टी देना नहीं पड़ेगा, सो इट्स फ्री, ठीक है। तो कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।